जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल एपीएस एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक गुरुत्वाकर्षण नियम। वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आइजैक न्यूटन से। सर आइजक न्यूटन तो कहा जाता है कि 1665 ईस्वी में एक दिन न्यूटन भाई साहब सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक सेब आकर इनके ऊपर गिर जाता है। हम और आप होते क्या करते, सेब को खा लेते। इन्होंने ये सोचा कि जो सेब है ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, यानी कि ऊपर से नीचे क्यों गिरा, कोई ना कोई ऐसी ताकत या कोई ना कोई ऐसी चीज है जो सेब को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो इस बात का पता लगाने में न्यूटन भाई साहब लग गए और इन्होंने कौन सी चीज की खोज कर दी, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो 1665 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए एक बुनियादी सवाल यह था कि कुछ भी हो वो सब जमीन पर ही क्यों गिरता है। जैसे बारिश होती है वो भी जमीन पर गिरती है, हम अगर फुटबॉल को ऊपर उछालें वो भी नीचे जमीन पर ही गिरेगा, सेब नीचे ही गिरा, तो हर चीज जमीन पर ही क्यों गिर रही है। तो इस बात का पता 1665 में आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन का नियम देकर बताया। तो न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इन्होंने कहा संसार में कोई भी वस्तु हो ना, वो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आप सोच रहे हो कि कोई भी वस्तु हो, जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल है और आप हो, तो मोबाइल और आप दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे हम दोनों एक दूसरे के साथ चिपक तो जाते नहीं। जैसे आप इधर देखिए, जैसे सेब है, सेब देखिए आप पृथ्वी पर ही गिर रहा है, पृथ्वी पर ही गिर रहा है ना, लेकिन पृथ्वी सेब पर गिरेगी क्या, नहीं ना। क्यों नहीं गिरेगी, देखिए कैसे। तो देखिए जो सेब है ना, सेब छोटा सा है और जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान बहुत बड़ा है। सेब के मुकाबले में पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, सेब तो ना के बराबर है। जो बड़े द्रव्यमान वाली चीज होगी ना, वो छोटे द्रव्यमान वाली चीज को अपनी ओर खींच लेगी। ऐसे तो ये दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन बड़े द्रव्यमान वाली चीज इसको अपनी ओर खींच लेती है। जैसे आपने वो गेम खेली होगी, टग ऑफ वॉर गेम, कौन सी, जो रस्सी खींचने वाली गेम होती है ना, उसमें आप देखेंगे कि 3 आदमी एक जगह होते हैं या 3-4 आदमी एक जगह होंगे और रस्सी को एक दूसरे ओर खींचते हैं। तो दोनों जो पक्ष होते हैं वो रस्सी को अपनी ओर खींच रहे होते हैं, लेकिन उसमें से एक पक्ष जीत जाता है ना, तो जो ज्यादा जोर लगाता है वो जीत जाता है। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित तो कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े द्रव्यमान वाली चीज है ना वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। छोटे छोटे द्रव्यमान में इतना पता नहीं चलता, ना के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना ये बहुत ही कमजोर बल होता है। ये छोटी चीजों में पता नहीं लगता, ये बड़े द्रव्यमान में पता लगता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये सदैव आकर्षण करता है, कभी प्रतिकर्षण नहीं करता, यानी कि ये हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, कभी उसको धकेलेगा नहीं। और ये सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर है, नहीं तो हर चीजें एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, क्योंकि ये सबसे कमजोर बल है और इसकी रेंज बहुत अधिक होती है। आप देखते होंगे कि सोलर सिस्टम में जो सूरज है, बाकी के सभी ग्रह क्या करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो आप रेंज देख रहे हैं, वैसे देखा जाए तो एक औसत दूरी जो हमारी पृथ्वी है सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर है, फिर भी सूरज ने पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है, खींचा हुआ है, तभी तो पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसकी जो रेंज होती है ना बहुत अधिक होती है, लेकिन जो ये बल है, फोर्स है, बहुत ही कमजोर बल है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। तो जो ये बल है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक बल है, फोर्स है, जो कि वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। और कैसा बल है, तो अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण करने वाला बल है। और ये आस्पर्शी बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए दोनों चीजों को आपस में जुड़ना नहीं पड़ेगा, स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझते हो ना, जैसे जो पृथ्वी है सूरज के चारों चक्कर लगा रही है, तो इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत काम कर रहा है, लेकिन क्या किसी बीच में माध्यम की जरूरत पड़ी, किसी स्पर्श की जरूरत पड़ी, कॉन्टैक्ट की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। और इसमें किसी माध्यम पर भी निर्भर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी मीडियम की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई गेंद है, गेंद को जब ऊपर से नीचे और फेंका जाता है, नीचे पृथ्वी है, तो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, लेकिन किसी दोनों को स्पर्श की जरूरत नहीं है, फिर भी जो गेंद है नीचे की ओर गिर रही है, सेब है ये भी नीचे की ओर गिर रहा है। तो यह ग्रेविटी, इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। वह आगे चलते हैं तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे के एग्जाम में और जो एसएससी के एग्जाम खासकर ये पूछा ही जाता है। ये परिभाषा याद रखिएगा, मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले पढ़ लेते हैं कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान, मान लो दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, एक को हम m1 कह देंगे, एक को m2 कह देंगे। जैसे पृथ्वी और मान लो चंद्रमा है, दो अलग अलग पिंड है, चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है ना, तो दोनों का द्रव्यमान है। तो मान लीजिए एक पिंड m1 है और दूसरे को नाम दे दिया m2, क्योंकि दो चीजें होंगी तभी तो उनके बीच में बल लगेगा ना, तो इसलिए हमने दो द्रव्यमान मान लिए। तो दो वस्तुओं का द्रव्यमान और एक दूसरे की दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है इनवर्स अपोजिट, और सम अनुपाती होता है मतलब कि सेम प्रोपोर्शन में। फिर इसमें क्या बताया गया है मैं आपको आगे समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, दोनों पिंड है, तो एक को m1 मान लिया गया और एक को m2 कह दिया गया। ठीक है, और इनके बीच में कुछ दूरी होगी तो उसको हम r यानी रेंज, r से दूरी को डिसाइड करेंगे, r से दर्शाएंगे दूरी को। तो इसमें बताया गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा कि दोनों द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती गुणनफल होंगे। देखिए m1 मल्टीप्लाई बाय m2, दोनों का गुणनफल, अगर बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है गुणनफल, ये इसके समानुपाती है। जो साइन होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन होता है, समानुपाती का साइन होता है, मतलब कि अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़े, या एक चीज कम हो रही है तो उसका इफेक्ट दूसरे पर पड़े और वो भी कम हो, ये समानुपाती होता है। ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में है, समझ गए, दोनों का गुणनफल होगा। और इसके साथ क्या बताया गया है कि इनके बीच की जो दूरी है वो व्युत्क्रमानुपाती अपोजिट होगी। देखिए आप देख रहे हैं 1/r², ये पहला समीकरण है, इसमें दोनों का द्रव्यमान गुणनफल है। और दूसरा समीकरण क्या है कि जो उनके बीच की दूरी होगी ना वो व्युत्क्रमानुपाती होगी। व्युत्क्रमानुपाती को हम 1/r² लिखते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि अगर इनके बीच की दूरी कम होगी तो जो इसका बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो बढ़ेगा, तो उल्टा
जाता है गुरुत्वाकर्षण वाला ये फॉर्मूला। इसीलिए मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आपको इसको रटने की जरूरत ना पड़े। देखिए हमने क्या पढ़ा कि जो दोनों द्रव्यमान है ये इनका गुणनफल होगा, समानुपाती होंगे, लेकिन जो दूरी है वो भी क्रमानुपाती होगी। यानी कि अगर दोनों चंद्रमा और सूर्य के बीच में दूरी घटेगी, कम होगी, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बढ़ेगा, अपोजिट होगा। और अगर दूरी बढ़ेगी तो जो इनका गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। ये अपोजिट रिलेशन है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसी से फॉर्मूला निकल के आता है जब हम दोनों समीकरण को मिलाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए F मतलब क्या हो गया, फोर्स, यानी कि इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है m1 × m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्योंकि m1 × m2 को अगर 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि दूसरा समीकरण है, तो 1 से तो ये मल्टीप्लाई हो गया, सेम ही आ गया, और डिवाइड में आ गया r स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि फिजिक्स में एक रूल होता है। फिजिक्स में रूल क्या होता है कि जब भी कोई सिंबल हटाया जाता है ना, जैसे यहाँ पर कौन सा सिंबल है, जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल है। तो जब भी कोई सिंबल हटता है तो उसकी जगह पर एक नियतांक आता है। तो फिजिक्स का रूल है कि जब भी कोई सिंबल हटेगा एक नियतांक आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। तो यहाँ पर कौन सा नियतांक आ रहा है, ये जो कैपिटल जी है, यहाँ पर एक नियतांक आएगा। आप देखेंगे ये हट गया, जगह इक्वल टू आ गया और ये जी आ गया, ये नियतांक आता है। ये फिजिक्स का रूल होता है। ये नियतांक का क्या मान होता है कि जो ये नियतांक होता है ना, ये हर जगह इसकी वैल्यू सेम होती है। हर जगह कहीं पर भी इसको ले जाओ इसकी वैल्यू हरदम सेम होगी। तो जो अल्टीमेटली फॉर्मूला बनेगा ना गुरुत्वाकर्षण वाला, क्या बनेगा, देखिए कैपिटल जी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। याद क्या करना, आपको पता ही लग गया कि दोनों द्रव्यमान का गुणनफल और जो इसकी दूरी है डिवाइड में ले आना, उसका स्क्वायर रहेगा, याद रखिएगा r का स्क्वायर है। तो जो जी लेकर आए ना, ये वाला जी, ये क्या है, नियतांक है और इसकी एक वैल्यू होती है। और इस वैल्यू की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था। और इसका जो वैल्यू है, इसका मान कितना होता है, जैसे पाई होती है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। वैसे इस जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसको ऊपर ले आएंगे तो kg -2 हो जाएगा। अगर डिवाइड में +2 है, ऊपर आके -2 हो जाता है। इसकी वैल्यू है, वैल्यू याद रख लीजिएगा, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। इसकी खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। जैसे इससे मिलता है एक सवाल, देखिए जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को अगर 4 गुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को क्या कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया, और उनके बीच की जो दूरी है ना उसे दुगुना कर दिया गया। द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया गया है और दूरी को 2 गुना कर दिया गया है, तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, एक ये और एक ये, इसको m1 मान लो और इसको m2 मान लो। पहले केस में क्या कहा गया, इनके द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया गया। पहले जो भी द्रव्यमान होगा हमें नहीं पता, लेकिन अब पहले से कितना हो गया, 4 गुना इन दोनों का द्रव्यमान हो गया है। और इनके बीच की जो दूरी है ना, दूरी को क्या कर दिया गया है, दूरी को 2 गुना कर दिया गया। पहले जो भी दूरी थी उससे अब इसे 2 गुना कर दिया गया। तो अब हमें पता लगाना है कि अब गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले भी कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, लेकिन अगर द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए और इनके बीच की दूरी को भी बढ़ा दिया जाए तो अब क्या गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव पड़ेगा, ये हमें पता लगाना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, इसका फॉर्मूला है कैपिटल जी m1 m2 r स्क्वायर। याद रखिएगा कैपिटल जी की वैल्यू कहीं पर चेंज नहीं होगी, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर ले जाओ कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, याद रखिएगा। तो ये तो पहला है, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन अब हम F1 निकालेंगे। F1 या F कुछ भी मान लो, क्योंकि अब हमें नया गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर F1 लिख दिया। आप F1 लिख दो, F' लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस अब हमें नया गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2। अब इसे हमने क्या करना है, यहाँ पर क्या था कि द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया गया है। और जो दूरी है, दूरी कितनी गुना कर दी गई है, 2 गुनी कर दी है। तो r स्क्वायर है, इसको 2 गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये दूरी 2 गुना कर दी गई है। तो क्या आप देखेंगे ऊपर तो 4 ही आएगा, तो r स्क्वायर को कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। और 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। तो अब बचा क्या, जी m1 m2 और ये बचा, वो नीचे r स्क्वायर बचा, ये बचा ना, 4 तो कट गया। अब आप देखेंगे जो फॉर्मूला था F इक्वल टू, पहले गुरुत्वाकर्षण बल ये था ना, तो यही पर अगर आप देखेंगे ये वाला ये गुरुत्वाकर्षण बल का तो फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है ना, सेम। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, F लिख देंगे कि पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल था अभी जो गुरुत्वाकर्षण बल है सेम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप देख रहे हैं ना इसकी वैल्यू, क्योंकि पहले वाली की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन जब फॉर्मूला आ गया तो हमें पता चल गया कि पहले भी तो ये गुरुत्वाकर्षण बल था, हम तो F1 निकाल रहे थे, जी m1 m2 r स्क्वायर है ना, ये पहले वाला F था। तो F1 जो हो गया नया गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तो पुराने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के समान है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इससे एक निष्कर्ष निकला कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल पुट किया है। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं पृथ्वी त्वरण, जिसे स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। एक होता है कैपिटल जी, एक होता है स्मॉल जी, याद रखिएगा। कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कहीं पर ले जाओ, बृहस्पति पे ले जाओ, धरती पे ले जाओ, कभी चेंज नहीं होती। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, याद रखिएगा। मैं आपको समझाता हूँ कि स्मॉल जी है क्या। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि पृथ्वी त्वरण। तो पृथ्वी जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना, उसी को पृथ्वी त्वरण कहा जाता है। कोई भी सेब जो है धरती पर गिर रहा है, फुटबॉल धरती पर गिर रही है, तो जिस त्वरण से पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है ना, उसी को पृथ्वी त्वरण कहा जाएगा। अब आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो चंद्रमा का पृथ्वी त्वरण अलग होगा ना, जाहिर सी बात है, पृथ्वी का अलग होगा, बृहस्पति का अलग होगा। तो इस जी की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, पृथ्वी का अलग है, चंद्रमा का अलग है। तो जिस वस्तु को यहाँ पर पृथ्वी त्वरण पढ़ रहे हैं ना, तो जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना, उसी को पृथ्वी त्वरण कहा जाता है। ये सबसे सिंपल इसकी परिभाषा है। आप किताबों में पढ़ेंगे तो अलग अलग चीजें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो पृथ्वी का है इसलिए इसे गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और इसका मान बदलता रहता है, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया कैपिटल जी जो है वो नहीं बदलते, लेकिन स्मॉल जी का मान बदलता रहता है। पृथ्वी पर भी अभी आप देखेंगे कि कहीं पर इसका मान बढ़ेगा, कहीं पर ज्यादा होगा। ये जो पृथ्वी की सतह होती है ना, वहाँ पर जो
जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण क्या हुआ, जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक वो गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि जो फुटबॉल है या अगर कोई बड़ी चीज है, अगर सेम वेग है तो दोनों को जब खींचा जाता है तो सेम पहले भारी चीज क्यों गिरती है, हल्की चीज क्यों नहीं गिरती? क्योंकि पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण तो है, लेकिन साथ में हवाएं हैं, बाकी चीजें भी तो हैं। तो हवा अगर आप निर्वात यानी वैक्यूम में, जहां पर हवा ना हो, अगर वहां पर दोनों चीजें गिराएंगे तो सेम ही रफ्तार से दोनों चीजें गिरेंगी वैक्यूम में, निर्वात में। लेकिन पृथ्वी पर हवा का घर्षण है और भी अन्य चीजें काम कर जाती हैं, जिसके कारण भारी वस्तु का वजन भारी होता है वो जल्दी गिरती है और हल्के वजन वाली वस्तु देर में गिरती है। लेकिन जो जी का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से दोनों को खींचता है। लेकिन अगर उसे निर्वात में लेकर जाएंगे वैक्यूम में, जहां पर हवा नहीं है, बिल्कुल खाली है, वहां पर दोनों चीजें सेम गिरेंगी। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो जैसे हमने कैपिटल जी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, कैपिटल जी वाला का फॉर्मूला क्या था, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल हमें निकालना था, तो m1 m2 डिवाइड बाय किससे था, r स्क्वायर से था। इसी प्रकार तो स्मॉल g है, इसका फॉर्मूला भी है, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला निकला कैसे। पहले तो आप समझ लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी m डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। और वैल्यू हमने देखी थी कितनी निकली थी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी m डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया कैसे? देखिए, वैसे तो आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे, ये आप समझ लेंगे तो आसानी रहेगी आपको। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये कोई वस्तु है, छोटी सी वस्तु है। अब जाहिर सी बात है कि ये इसका द्रव्यमान बड़ा है हमारी पृथ्वी का, जो छोटी सी वस्तु है क्या करेगा, हमारी पृथ्वी के ऊपर जाके गिरेगी ना, पृथ्वी तो जाएगी नहीं वहाँ पर, बड़े द्रव्यमान वाली चीज पर ही छोटी द्रव्यमान वाली वस्तु गिरेगी। तो इसे हमने स्मॉल m से डिनोट कर दिया और इसे कैपिटल M से डिनोट कर दिया हमारी पृथ्वी को, और इसे जो वस्तु है इसे स्मॉल m से डिनोट कर दिया। इनके बीच की जो दूरी होगी उसे हम r से डिनोट करेंगे, r से दर्शाएंगे। तो देखिए, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगेगा। देखिए, दो प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। एक तो जो छोटी वस्तु है, इसका जो भार है ना, भार के बराबर इस पर बल लगेगा। इसका जो भार होगा छोटी वस्तु का, उसके भार के बराबर बल लगेगा। तो भार को दर्शाते हैं, भार का फॉर्मूला क्या है, एक तो जो इसका द्रव्यमान है मल्टीप्लाई बाय g, इतने वेग से धरती इसको अपनी ओर खींचेगी, वही उसी वेग से ये गिरेगा ना, वो इसका भार है, तो mg कह सकते हैं। छोटा m है ये, हमने छोटे m से लिखा है, और g एक तो इसका भार हो गया। और दूसरा जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो तो लगेगा ही, जिसका फॉर्मूला क्या था, g m1, यहाँ पर हम m1 नहीं छोटा m मान लेते हैं क्योंकि इसको हमने छोटा m माना है, तो मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर। देखिए, अब दोनों ही बल यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, एक तो इसका जो भार है वो कार्य कर रहा है और एक गुरुत्वाकर्षण बल है ये कार्य कर रहा है। तो अगर हम दोनों बल कार्य कर रहे हैं, इसको अगर बराबर करते हैं mg, और ये कौन सा है, gm मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। तो आप देखेंगे इस m से ये m कट गया ना, तो अब g की वैल्यू क्या रहेगी, g बराबर gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो आपको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने बस समझा दिया आपको कि फॉर्मूला बना कैसे। ये देखिए, इसमें जो ये g है इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं होगी, तो मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। 0.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 जो इसकी वैल्यू है वो कहीं पर चेंज नहीं होगी। ये हो गया जो कि नियतांक है। उसके बाद जो ये m है ना, ये बड़े पिंड का द्रव्यमान है। जैसे यहाँ पर दो पिंड है, पिंड मतलब वस्तु, एक हमारी धरती और दूसरी जो वस्तु है, तो हमेशा जो बड़ा वाला पिंड है ना, क्योंकि वही अपनी ओर आकर्षित करेगा, वही खींचेगा, तो हमेशा बड़े वाले पिंड का द्रव्यमान लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल M लिखा है, कैपिटल M ही होता है, क्योंकि हरदम बड़े वाले पिंड का द्रव्यमान लिया जाता है, क्योंकि बड़े वाले पिंड ही छोटी वाली वस्तु को खींचेगा, इसलिए यहाँ पर बड़े वाले पिंड का द्रव्यमान लिया जाता है। और r क्या है, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। तो जी की वैल्यू आपको पता होती है, m जो बड़े पिंड का द्रव्यमान है, और r क्या है, इनके बीच की जो दूरी है। तो इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला बनता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम चलते हैं और जी का मान देखते हैं। तो जो जी का मान होता है ना, ये चेंज होता रहता है, और जितने भी एग्जाम है, SSC हो, रेलवे हो, टेट का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भर के पूछा जाता है। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो भी जी के मान से पूछे जाते हैं सबको एक साथ कवर कर दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसे याद क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है, मैं भी आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, जो पृथ्वी की सतह होती है ना, वहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो अधिक होता है, और ध्रुव जो पोल होते हैं वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा होता है। तो मैं आपको मैप से समझाता हूँ, मैप से आपको आसानी से समझ आएगा। जो ऊपर वाला इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी की जो उत्तरी सिरा है इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो साउथ पोल है, नीचे वाला सिरा इसे दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहते हैं। और बीच में जो आप ये रेखा देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो भूमि के मध्य में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो देखिए, जो जी का मान होता है ना, जी का मान हमने पढ़ा कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये पृथ्वी की सतह पर इसका मान होता है और इसका मान चेंज होता रहता है। मैंने आपको बताया पृथ्वी पर भी इसका मान चेंज होता रहता है, और मैंने आपको ये एवरेज मान है, वैसे इसका मान पृथ्वी की सतह पर ये मान है, वैसे जो इसका मान होता है ना अलग अलग जगह पर चेंज होता रहता है। तो सबसे ज्यादा इसका मान जो होता है वो ध्रुवों पर होता है, याद रखिएगा। जी का जो मान होता है सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो ध्रुवों पर होता है। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, जो जी का मान होता है सबसे अधिक कहाँ पर होता है, ये पृथ्वी के ध्रुव, चाहे वो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों पर इसका मान सबसे ज्यादा अधिक होगा, याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा, जो पृथ्वी का केंद्र है ना, केंद्र पर जी का मान 0 होता है, याद रखिएगा। केंद्र पर जो जी का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इस पर जी का मान न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है, एकदम न्यूनतम। केंद्र में तो 0 हो जाएगा, लेकिन विषुवत रेखा पर जो जी का मान होता है ये न्यूनतम होता है। इसलिए आप देखते हैं कि अगर विषुवत रेखा पर जो रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, अगर विषुवत रेखा से किया जाए तो उन पर जी का मान लगता नहीं, न्यूनतम लगता है, और आसानी से रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। आप देखेंगे कि जो भारत है, भारत के नीचे से विषुवत रेखा गुजरती है। भारत में भी जो रॉकेट लॉन्च के जो भी सेंटर है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है वो साउथ में बने हैं, नॉर्थ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, साउथ में ही देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के जितना नजदीक होगा उतनी जी की वैल्यू कम होगी।
जाएंगे तो मान कम होगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आएंगे तो मान बढ़ेगा। तो आसान है, मैंने मैप में आपको समझा दिया, ग्लोब पे आप समझा दिया, वैसे आपको रटना पड़ता। देखिए पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी त्वरण का मान अधिक होता है, जो कि हमने पता लगाया कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्रुवों पर मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। केंद्र पर क्या होता है, तो शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 होता है। विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, ध्रुवों से सॉरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर हम बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, मान बढ़ेगा। और अगर हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आए तो क्या होगा, मान घटेगा। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी कि जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया और ये सारे पॉइंट याद रख लेना, अभी और आगे भी हैं। देखिए अगर हम पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दें या घटा दें तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। पृथ्वी के जो ध्रुव है ना, वो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर हम जो पृथ्वी की स्पीड है, घूमने की जो स्पीड है, अगर चाहे हम बढ़ा दें या कम कर दें, तो जो पृथ्वी त्वरण का मान है ये ध्रुवों पर बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, अगर हम जो पृथ्वी है इसकी जो घूर्णन गति है, घूमने की स्पीड है, उसको अगर हम बढ़ा दें तो विषुवत रेखा पर क्या होगा, क्योंकि हमने ध्रुवों पर प्रभाव देख लिया, ध्रुवों पर क्या होगा कि मान उसका नहीं बदलता, लेकिन जो उसका इक्वेटर है उस पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, याद रखिएगा। जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है, अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ा देना तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। और अगर 17 गुना से अधिक कर दें तो मान शून्य हो जाएगा। अगर हम जिस स्पीड से घूम रही है उसे 17 गुना से अधिक बढ़ा देना, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है शून्य हो जाएगा। ये एसएससी में पूछा गया था, याद रखिएगा। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको याद कैसे रहेगा। एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको याद कैसे रहेगा। तो बचपन में आपने झूला झूला होगा, उसमें क्या होता है, बीच में पोल होता है और पोल से ऐसे घोड़ा लटक रहा होता है, जैसे कोई ना कोई जानवर बना होता है, तरह घोड़े बने होते हैं और इन घोड़ों के ऊपर आपको बैठाया जाता है। ये करता है गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। आप बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि जब आप बैठते हैं घोड़े पर तब तो आराम से बैठे होते हैं, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ती रहती है तो क्या होता है, आप इसको जोर से पकड़ लेते हैं और आपको जो अपना भार होता है वो हल्का लगने लगता है। पहले तो आपको लगता है आप बैठे हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है, तेज होती है, आपको लगता है ना कि आप बाहर की ओर गिर जाएंगे, इसलिए आप घोड़े को जोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस समय आपका जो भार होता है बिल्कुल हल्का लगने लगता है। तो इसी प्रकार आप समझिए कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दें तो क्या होगा, ई का मान घटने लगता है, आपका ई जो भार है घटने लगता है। लेकिन अगर पृथ्वी की घूर्णन गति घटा दें, जैसे जैसे इसकी स्पीड स्लो होगी, आप दूल्हे को अगर जो घोड़ा है उसको धीरे से पकड़ लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ अब सही है, अब आपका जो भार है बढ़ने लगा है। तो इसी प्रकार पृथ्वी की घूर्णन गति घटा देने पर ई का मान बढ़ता है, और जो पृथ्वी की घूर्णन गति है अगर बढ़ा दिया जाए ना तो ई का मान घटेगा। सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो अगर आपको हमारी हिस्ट्री की ई बुक बाय करनी है ना, तो आप हमारी वेबसाइट जिसे कैपिटल जी से दर्शाते हैं और एक होता है गुरुत्व बल जिसे हम F4 से दर्शाते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो किसी भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जो कि हमने समझा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, किसी भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल। तो गुरुत्व बल क्या है, तो दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। तो गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण बल का ही पार्ट है। इन गुरुत्व बल में क्या है कि अगर दो वस्तु है ना, उसमें से एक वस्तु पृथ्वी पर होनी चाहिए, अर्थ पर होनी चाहिए, तब उसे गुरुत्व बल कहा जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कहीं पर भी हो, पृथ्वी पर हो, कहीं पर भी हो, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। इन गुरुत्व बल जब भी होगा तो दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी पर होनी चाहिए, याद रखिएगा। और जी को सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, क्योंकि इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं बदलता। जो मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू है पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। इसका मान हर जगह नियत रहेगा, चेंज नहीं होगा। और जो जी है, जी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है यानी कि गुरुत्वीय बल का ही पार्ट है जी, क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी जिस वेग से त्वरण से किसी वस्तु को खींच रही है, ये गुरुत्वीय बल का ही पार्ट है ना। तो इसकी वैल्यू हमने देखी कि पृथ्वी की सतह पर कितनी होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर जी का मान ये होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर ये अलग अलग होता है, जैसे कि हमने पढ़ा। पृथ्वी की सतह पर इसका मान ये होता है। ये दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो पलायन वेग क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि पलायन वेग क्या होता है। यदि किसी वस्तु को इतने वेग से ऊपर की ओर उछाला जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, वही न्यूनतम वेग पलायन वेग कहलाता है। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है वो नीचे की ओर गिर रही है, क्यों गिर रही है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम कर रहा है, उसे अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन अगर हमें कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का विधेय है, इसे बाहर निकालनी है, जो बाहर निकालने के लिए हमें उस पर वेलोसिटी लगानी पड़ेगी, जो वेग लगाना पड़ेगा, उसी को पलायन वेग कहा जाता है। और पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के वेग से बाहर फेंकना है ना, तो उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी वो वस्तु पृथ्वी को पार करके बाहर चली जाएगी। नहीं तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो खींच लेगा। लेकिन जो पलायन वेग होता है उसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे नोट देखिए, नोट में क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो पृथ्वी पर पुनः वापस नहीं आएगी और वह पलायन कर जाएगी। इसी को पलायन वेग कहा जाएगा। समझ आ गया ना आपको कि पलायन वेग क्या है, कि अगर किसी वस्तु को इतने वेग से उछाला जाए, न्यूनतम वेग क्या है, इस न्यूनतम वेग से उछाला जाए कि उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को वो पार कर जाए, तो उसी को पलायन वेग कहा जाता है। जैसे जो रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं ना, उनको उनकी जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से एकदम ज्यादा ही होता है, कम हो ही नहीं सकता। अभी तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके बाहर जाते हैं। तो हमेशा पलायन वेग क्या होगा, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा। जो पलायन वेग है ना, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल था। ये ग्रह की त्रिज्या बढ़ाने से पलायन वेग बढ़ जाता है, ये त्रिज्या पर निर्भर करता है, त्रिज्या बढ़ाने से पलायन वेग बढ़ जाता है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। तो बृहस्पति का पलायन वेग कितना है, सबसे ज्यादा है, 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमें पूछा गया है। जो चंद्रमा है, इसका पलायन वेग कितना है, तो इसका पलायन वेग कम है, 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का पलायन वेग है। पृथ्वी का कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बृहस्पति का पलायन वेग है 61.5 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा का पलायन वेग है 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो चंद्रमा पर कम
के कारण ही वहाँ पर वायुमंडल चंद्रमा को छोड़कर चला गया और इसी कारण वहाँ ध्वनि उत्पन्न तो होगी किंतु सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल है, वायुमंडल क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसने उसको खींच रखा है और वहाँ का जो प्लान वेग है पृथ्वी का इतना ज्यादा है कि जो हवाएं हैं उस प्लान वेग को उनकी इतनी भीड़ नहीं है कि बाहर चली जाए। जैसे प्लान वेग कितना है पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और जो पृथ्वी का वायुमंडल है इनकी कम से कम स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के कारण ये क्या होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते। लेकिन चंद्रमा पर क्या है कि चंद्रमा पर जो वायुमंडल है वो टिक नहीं पाता, क्योंकि जो चंद्रमा का प्लान वेग है बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है, सुनाई नहीं देती। तो आगे हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं एक दोनों को अलग अलग टाइप करा देता हूँ, इससे मिलते जुलते ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F क्या हो जाएगा? यानी कि जो दूरी है, दूरी को कितना कर दिया गया? दूरी को 6 गुना कर दिया गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। दो वस्तुएं, एक को हमने M1 मान लिया और दूसरे को M2, और दूरी आपको पता है हम R से दर्शाते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है? इसका फॉर्मूला है कैपिटल G M1 M2 R का स्क्वायर फॉर्मूला है। तो जब दूरी को 6 गुना कर दिया जाए तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है, फोर्स है, वो हमें ज्ञात करना है। देखिए अब हमें F1 या F' हमें ज्ञात करना है। पहले जो बल लग रहा था वो इतना है, ये इस पर बल लग रहा है, अब हमें पता करना है कि नया बल कितना होगा। तो जिसका द्रव्यमान है उसमें कोई चेंज किया नहीं गया, दूरी में चेंज किया गया है, दूरी को 6 गुना किया गया है, तो 6 R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा 36 R स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या M1 M2, तो आप देखेंगे कि अगर M1 M2 और R स्क्वायर ना अगर आप उठा लेंगे, ये पहले वाले बल था क्योंकि F है, इसको हमने F से दर्शा दिया, तो नीचे 36 बच गया, 36 हमने लिख दिया। यानी कि जो नया गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना वो पहले से 1/36 गुना होगा। पहले का 36 गुना नहीं होगा, पहले का, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं ये ऊपर 1 हो गया, नीचे 36 हो गया, पहले का 1/36 गुना होगा। इस प्रकार क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं, पर ये हमें पता है कि पहले गुरुत्वाकर्षण बल है तो हमने F ले लिया, और जो F1 है वो हमें पता करना है, तो नीचे 36 बचा है, 36 आ ही गया, तो पहले का 1/36 गुना हो जाएगा। इस प्रकार सम सोल्व किया जाता है। अब यहाँ पर कोई भी चेंज कर दें आपको आसानी से इसको निकाल पाएंगे। ये गुना की जगह 8 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, आप इस सम को सोल्व कर पाएंगे। दूसरा टाइप है वो त्वरण से पूछा जाता है। तो जैसे दूसरा प्रश्न है जो कि गुरुत्वीय त्वरण से है, यदि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो g के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, m डिवाइड बाय r स्क्वायर होता है। देखिए यदि क्या किया गया है, त्रिज्या को 3 गुना किया गया है तो g के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब हम g1 निकालेंगे। पहले का जो हमें g पता है, अब g1 हम निकाल रहे हैं। gm ये तो चेंज नहीं हुआ, द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ, त्रिज्या चेंज हुई है, कितनी हुई है? 3 गुना कर दी गई है तो 3 आ जाएगा। gm रहेगा 3 का स्क्वायर कर दो, 9r स्क्वायर हो गया। अब आप देखेंगे कि जो gm r स्क्वायर है ये पहले का गुरुत्वीय त्वरण है, पहले का गुरुत्वीय त्वरण है ना, gm और r स्क्वायर ये पहले का गुरुत्वीय त्वरण है, और 9 को आप अलग कर दें, ये क्या हो जाएगा? g1 होगा पहले का g डिवाइड बाय 9, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो नया गुरुत्वीय त्वरण होगा ना ये पहले से 1/9 गुना हो जाएगा। पहले से कितना हो जाएगा? 1/9। प्रकार ऐसा सबको सोल्व किया जाता है। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है, गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान या लघु रेंज बल। तो कौन सा कमजोर बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। गुरुत्वाकर्षण बल एक डैश है, गैर संपर्क बल है, इंद्रिय बल है, आकर्षण बल है या उपरोक्त सभी। ये टीपीसी में पूछा गया था। जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना ये गैर संपर्क बल भी है, इंद्रिय बल भी है और आकर्षण बल भी है। ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ये सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण या ताक यानी कि कैपिटल जी का मान क्या होगा? आपको इतना तो पता है कि 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 ये सभी में सेम है। इससे तो ये निकलेगा नहीं, ये गलत है, इसमें -9 है, ये भी बाकी सब सेम है। अब आपको यहाँ पर देखना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर न्यूटन प्रति केजी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन अगर किलोग्राम ऊपर ले जाएंगे ये जो पावर में 2 है -2 हो जाएगा, ये सही है। ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर प्लान वेग कितना है? तो पृथ्वी की सतह पर प्लान वेग आपको बताना है कितना है। अब प्लान वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g डैश पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता ये आपको बताना है। पृथ्वी के द्रव्यमान पर, कैपिटल M पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m पर, गुरुत्वीय कैपिटल G पर, पृथ्वी की त्रिज्या r पर। तो किस पर निर्भर नहीं करता? तो आपको पता है कि जो गिरने वाली वस्तु है इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये वस्तु तो गिर रही है, जो वस्तु से अपने ओर अट्रैक्ट कर रही है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कैपिटल M तो आएगा, इसका फॉर्मूला भी आपको पता ही है ना, फॉर्मूला क्या है? कैपिटल G M r का स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि r इस पर भी निर्भर करेगा, कैपिटल M इस पर भी निर्भर करेगा, कैपिटल G इस पर भी निर्भर करेगा, लेकिन स्मॉल m पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण डैश पर अधिकतम होता है। तो कहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा होता है? तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर स्क्वायर कौन सा सही होगा इसमें? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो पृथ्वी का केंद्र है, वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन ए का सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले त्वरण को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगता है तो फॉर्मूला आपको पता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए यही सही है इसका। जी का फॉर्मूला क्या है हमें पता ही है, m डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसका सही जवाब है ना, ऑप्शन ए का सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला कथन क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। पहला ही कथन सही है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है ध्रुवों पर अधिक होता है और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर न्यूनतम होता है। बाकी के जो गलत कथन है वो भी हम देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर अधिकतम, तो गलत है क्योंकि भूमध्य रेखा पर अधिकतम नहीं न्यूनतम होता है। क्या पृथ्वी पर हर जगह एक समान है? तो नहीं, कैपिटल G है वो समान होता है,